डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कीलेट्स क्या होते हैं, इन कीलेट इफ़ेक्ट क्या होता है। क्योंकि ये जो लिगेंड्स हैं, जो बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, वो मेटल के साथ मिलकर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कीलेट कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो कीलेट्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्यों होती है, वो क्यों इतने स्टेबल होते हैं। These chelates are having ring और cyclic structure। तो ये जो कीलेट्स हैं वो कैसे बनते हैं, बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड जो है वो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कीलेट्स। एंड दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड एज कीलेटिंग लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स? जो कि बाइडेंटेड एंड मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कीलेट्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी नॉन कीलेट कंपाउंड्स। तो अगर लिगेंड्स कीलेटिंग होंगे तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एज कंपेयर टू दी नॉन कीलेट लिगेंड्स। और जो ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स होती है, इट इज कॉल्ड एज कीलेट इफेक्ट, बिकॉज these chelates they have greater stability as compared to the non-chelate compounds, so the effect is called as chelate effect. Here in this example you can see that this first complex is with monodentate ligand। तो यहाँ पर जो NH3 है वो एक monodentate ligand है, जहाँ पर केवल एक ही डोनर एटम है, वो है N। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कम स्टेबल होगा और ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये अधिक स्टेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथाइलिन डायमीन है, एक N यहाँ पर होगा NH2 तो दो N डोनर एटम्स होंगे एक इथाइलिन डायमीन में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, कुछ रिंग और साइक्लिक टाइप, और ये कहलाएगा कीलेट और इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स विद द मोनोडेंटेड लिगेंड्स। नाउ जो कीलेट इफेक्ट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स इट ऑल्सो अफेक्ट्स बाय सेवरल फैक्टर्स। तो जो कीलेट इफेक्ट होता है इसको भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कहाँ पर कीलेट इफेक्ट अधिक होगा, कहाँ पर कीलेट इफेक्ट कम होगा, उसको इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है रिंग साइज। तो क्योंकि हमने कहा कि जो बाइडेंटेड लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं वो कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग बनाते हैं। तो ये रिंग का साइज जो है वो अफेक्ट करता है उनकी स्टेबिलिटी को। तो अगर आप देखेंगे जो कीलेट्स होते हैं हैविंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स, दे आर मोर स्टेबल देन द अदर कीलेट्स। जनरली क्या होता है कि जो कीलेट्स में 5 मेंबर्ड रिंग होती है या 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और स्पेशली जो 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं जहाँ पर वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें, पहले कॉम्प्लेक्स को जो कि 4 मेंबर्ड रिंग है, देखिए यहाँ पर MOSNO, तो 4 एटम यहाँ पर हैं और ये 4 मेंबर्ड रिंग है। सो ड्यू टू 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर क्या होगा, हाई स्ट्रेन होगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें जहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है, देखिए एक M है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो रिंग बन रही है वो 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है, जबकि जो डोनर एटम्स हैं वो 2 हैं। तो 7 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है कि रिपल्शन होता है। अगर बल्कियर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, तो बल्कियर ग्रुप्स के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन होता है, सो इट बिकम लेस स्टेबल। तो ये दोनों रिंग्स, एक तो 4 मेंबर्ड रिंग हो या 7 मेंबर्ड रिंग हो, दोनों ही अनस्टेबल होती हैं। स्मॉल रिंग इज अनस्टेबल ड्यू टू स्ट्रेन, while the large ring is unstable due to repulsion in the bulkier groups. Sometimes क्या होता है, 6 membered chelates ऑफ लिगेंड्स शोइंग कंजुगेशन। अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और जो लिगेंड है वहाँ पर क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, तो वो अधिक स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड कीलेट्स। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो 6 मेंबर्ड जो रिंग बनेगी वो अधिक स्टेबल होगी, यानी इट विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन। या तो कंजुगेशन होगा यहाँ पर, या फिर कोई लिगेंड ऐसा होगा जो कि हेट्रोसाइक्लिक होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एसिटाइल
एसीटेट ये ग्रुप है, और एसिटाइल एसीटेट ग्रुप में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, रेजोनेंस हो रहा है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये CO ग्रुप है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से जो कीलेट इफेक्ट है वो अधिक होता है, एंड द कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 5 मेंबर्ड रिंग। जबकि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कीलेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिंग दिखाई है, इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर कंजुगेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट है। ओके, सो रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या करता है, कई बार स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। Now the second factor that affects the keylate stability, जो कीलेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है वो है नंबर ऑफ रिंग्स। पहला फैक्टर था साइज ऑफ रिंग, नाउ द सेकंड फैक्टर इज नंबर ऑफ रिंग्स। तो जितनी अधिक नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतना अधिक स्टेबल कीलेट होगा। सो द कीलेट इन विच द पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म मोर नंबर ऑफ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू the chelate in which the polydentate ligand form lower number of rings। तो जितनी अधिक रिंग्स होंगी उतना स्टेबल कीलेट कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये EDTA का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रिंग बन रही है। देखिए एक रिंग ये है, EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, दूसरी रिंग ये है, देखिए तीसरी रिंग ये बन रही है, ठीक है, और चौथी रिंग ये बन रही है, पांचवी रिंग ये है। ओके, तो अगर हम इस कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर 5 रिंग्स होती हैं, 6 रिंग नहीं, यहाँ पर 5 रिंग्स होती हैं। आप देख सकते हैं, अभी मैंने काउंट भी करी थी, 1 2 3 4 and 5। So there are 5 rings in the calcium EDTA complex, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा अगर यहाँ पर क्या होता, 6 अगर यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड होते तो यहाँ पर ये 6 मोनोडेंटेड लिगेंड में कम स्टेबल होता, जबकि एक लिगेंड जो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है उसकी प्रेजेंस से ये कीलेट है और ये बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इथाइलिन डायमीन का एक कॉम्प्लेक्स होगा कैल्शियम का तो वहाँ पर 5 रिंग है, जबकि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे तो एक भी रिंग नहीं होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स है जो कि निकिल डाइइन का कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो निकिल इथाइलिन डायमीन का। दिस इज एक्चुअली डाइइन मीन्स डाई इथाइलिन ट्राईअमीन 147 ट्राई एजा हेप्टेन। सो ये एक लिगेंड है, देखिए NH2, दिस इज CH2 CH2NH CH2 CH2NH2। तो ये तो एक लिगेंड है। ये लिगेंड जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है और दूसरा लिगेंड क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, तो वो इथाइलिन डायमीन है। तो अगर इन दोनों लिगेंड के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डिफरेंस देखें तो हम ये पाएंगे जो डाइइन लिगेंड है, ओके, तो ये क्या बनाता है, अधिक रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर 4 रिंग बन रही है, 1 रिंग 2 रिंग एंड 3 रिंग एंड 4 रिंग। तो अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है डाई इथाइलिन ट्राईअमीन 147 ट्राई एजा हेप्टेन के साथ तो 4 रिंग्स बन रही हैं, और अगर यही कॉम्प्लेक्स बन रहा है विथ निकिल इथाइलिन डायमीन, अगर कॉम्प्लेक्स इथाइलिन डायमीन के साथ है तो 1 रिंग 2 रिंग एंड 3 रिंग, तो ओनली 3 रिंग फॉर्म हो रही है। इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो इस कॉम्प्लेक्स की अधिक होगी और इस कॉम्प्लेक्स की कम होगी। तो नंबर ऑफ रिंग्स जहां पर अधिक होंगी वो स्टेबल होगा, जहां पर कम होगा वहां वो कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो कीलेट इफेक्ट को अफेक्ट करता है वो है चार्ज ऑन लिगेंड। तो जो चार्ज लिगेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेट है, ऑक्सिलेट है, देखिए ऑक्सिलेट है, चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ पर ग्लाइसिनेट है और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये इथाइलिन डायमीन है। तो जैसे जैसे चार्ज कम होता है लिगेंड के ऊपर वैसे वैसे ये देखा गया है जो अनचार्ज लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दी चार्ज्ड स्पीसीज। इसीलिए जो ऑक्सिलेटो कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन ग्लाइसिनेटो,
देन इथाइलिन डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन जो है देन ट्राइइन। तो ये सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मेटल के ऊपर चार्ज सेम है, मेटल सेम है और मेटल का साइज सेम है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे लिगेंड का के ऊपर चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे दे विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए निकल का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है लिगेंड के ऊपर, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के ऊपर देखिए माइनस चार्ज था, तो यहाँ पर लॉग बीटा की वैल्यू कितनी आई 10.4, यहाँ पर लॉग बीटा की वैल्यू कितनी आई 14.5। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स हैविंग चार्ज ऑन द लिगेंड। तो चार्ज इफेक्ट करता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जहाँ पर लिगेंड के ऊपर चार्ज होगा वो कम स्टेबल कीलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज द बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। तो एक फैक्टर और है जो कीलेट इफेक्ट को अफेक्ट करता है, वो है बेसिसिटी। तो जैसे जैसे कीलेट्स जो कीलेटिंग लिगेंड्स हैं उनकी बेसिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जो कीलेट्स का जो स्टेबिलिटी है दैट विल आल्सो इंक्रीज। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। जैसे जैसे लिगेंड का बेसिक नेचर बढ़ेगा, कीलेट्स की स्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। ओके, Now we will discuss the thermodynamic origin of chelate effect. अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि क्यों कोई कीलेट जो कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दी नॉन कीलेट कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है या जो बाइडेंटेट या टेट्राडेंटेट या टाइडेंटेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है वो अधिक स्टेबल क्यों होता है, और वो कॉम्प्लेक्स जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कम स्टेबल क्यों होते हैं। तो उसका हम थर्मोडायनेमिक रीजन देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। तो स्टेबिलिटी कीलेट्स की हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी वैल्यू एंड डेल्टा एस वैल्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज एंड दिस इज द चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ओके, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखें, इफ वी कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ coordination compound of monodentate and bidentate ligand, then we will find the thermodynamic origin of chelate effect. Now compare these three reactions. अब तीन reactions को compare करिए। देखिए जो पहली reaction है यहाँ पर आप देख रहे हैं aqua complex है कैडमियम का and we are reacting it with monodentate ligand, okay, and it is forming a non-chelated compound. Now see the second example. In the second example, you will find that this aqua complex is reacting with the bidentate ligand. ये किसके साथ react कर रहा है? Bidentate ligand के साथ। तो जब ये bidentate ligand के साथ react कर रहा है तो ये chelate compound बनाएगा, ठीक है, chelated compound बनाएगा। And then third example के केस में आप देखेंगे ये tridentate के साथ ligand के साथ react कर रहा है, so it will form again a chelated compound. ये भी एक chelated compound बनाएगा। So if we see the difference among these थ्री रिएक्शंस, तो अब आप देखिए जो पहली रिएक्शन है यहाँ पर कैडमियम का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है इसका एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल तो अमीनो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और 4 मॉलिक्यूल वाटर के बना रहे हैं। सो इफ वी काउंट टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स देन दीज आर 5 रिएक्टेंट्स। 5 रिएक्टेंट्स हैं और 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 5 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इक्वल्स टू 0। तो चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा? 0। 5 रिएक्ट कर रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो चेंज इन n, इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जो चेंज आएगा इस रिएक्शन के लिए वो 0 आएगा। तो अब हम जानते हैं कि रैंडमनेस का मेजरमेंट कौन करता है? रैंडमनेस का मेजरमेंट करता है डेल्टा एस की वैल्यू। तो आप देखिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे तो डेल्टा एस विल आल्सो बी 0। यहाँ जो प्रोडक्ट्स की जो एस होगी, जो एंट्रोपी होगी, वही एंट्रोपी रिएक्टेंट्स की होगी, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, नाउ आई हैव रिटन दैट डेल्टा एच विल बिकम नेगेटिव। हम ये अभी आगे देखेंगे ये क्यों नेगेटिव होगी। तो अभी आपने देखा जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगी? 0। सो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन आई हैव डिनोटेड इट बाय 1।
नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल एक्वा कॉम्प्लेक्स, दो मॉलिक्यूल किसके हैं, बाइडेंटेड लिगेंड के। तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक तो कीलेटेड कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन रहा है और 4 मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल रिएक्टेंट कितने थे, 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थे और जो प्रोडक्ट थे उसके मॉलिक्यूल कितने थे, 5। तो आप देख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग, 5 बन रहे हैं और 3 खर्च हो रहे हैं। सो द डिफरेंस इज इक्वल टू 2। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का। तो जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक होंगे वहां पर रैंडमनेस अधिक होगी, एंड रैंडमनेस इज द मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। रैंडमनेस किसका मेजरमेंट होता है, एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी चेंज देखिए यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ एंट्रोपी अधिक होगी और रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। इसलिए जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। अगेन यहाँ थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल एक्वा कॉम्प्लेक्स का है, एक मॉलिक्यूल ट्राइडेंटेड लिगेंड का है। तो एक मॉलिक्यूल जो ट्राइडेंटेड लिगेंड के साथ कीलेटेड कंपाउंड बन रहा है और 4 मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट में 5 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल से हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो कितने का फायदा हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल, यानी रैंडमनेस बहुत बढ़ रही है। तो डेल्टा एस will be positive। सो डेल्टा एस क्या होगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले रिएक्शन में डेल्टा एस इज 0 क्योंकि यहाँ पर रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हो रही है। दूसरी रिएक्शन में रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज इन मॉलिक्यूल 2 है, तो ये जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड इन द थर्ड रिएक्शन द चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 3, सो रैंडमनेस फिर इंक्रीज होगी। अब ये रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, सो वी नो द फॉलोइंग इक्वेशन। हम ये इक्वेशन जानते हैं कि डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस। और जो रिएक्शंस जनरली जब कोई भी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होगी और रिएक्टेंट की अधिक होगी तो डेल्टा एच हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब आप देखिए कि डेल्टा एस जहां पर 0 थी, पहली रिएक्शन की डेल्टा एस कितनी थी, 0। अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और वो डेल्टा एच जीरो की वजह से होगी माइनस में। ओके, तो ये जो है डेल्टा जी की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है और जो एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपने पहली रिएक्शन में देखा जो एंट्रोपी चेंज था वो 0 था, तो सबसे कम जो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो पहली रिएक्शन की होगी। अब आप सेकेंड रिएक्शन में जाइए और थर्ड में जाइए जहां पर बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड थे। वहां पर आपने देखा कि रैंडमनेस जो एस की वैल्यू है वो पॉजिटिव बहुत अधिक हो गई। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो फिर जी की वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी। जितनी अधिक एस पॉजिटिव होगी उतनी अधिक जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एच तो पहले से ही नेगेटिव है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है। तो ये वैल्यू और माइनस में आएगी, जितना एस पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो आप ये देख सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा डेल्टा एस आएगी क्योंकि रैंडमनेस सबसे ज़्यादा थी, 3 मॉलिक्यूल का फायदा हो रहा था। सेकेंड रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल का फायदा हो रहा था, इसलिए रैंडमनेस थोड़ी कम होगी। और जो फर्स्ट रिएक्शन थी वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल का कोई चेंज नहीं था, इसलिए वहां पर जो फ्री एनर्जी चेंज है वो सबसे कम होगी। तो जहां पर फ्री एनर्जी चेंज सबसे कम होगी देयर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी लो। सो इट मे बी कंक्लूडेड दैट डेल्टा जी जीरो हैज मोर नेगेटिव वैल्यू फॉर chelates which are formed by the reactions of bidentate or polydentate ligands. Okay, therefore they are more stable as compared to the non-chelated compounds। तो आपने ये देखा जो डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव कब है, जब लिगेंड्स बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है। इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी chelated compounds की as compared to the monodentate ligand। So this is the thermodynamic criteria for the stability of chelates as compared to the non-chelated compound। तो यही क्राइटेरिया है, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया
है जो ये बताता है कि क्यों कीलेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होती है और नॉन कीलेटेड कंपाउंड्स की कम होती है. No, because chelates are very important. So, some section of this lecture is related to the chelates. Okay, तो चीलेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और चीलेट्स के यूजेस है बहुत अधिक. और ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग. वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है क्योंकि आप जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दे आर द इम्पॉर्टेंट द एजेंट्स विच कॉजेस हार्डनिंग ऑफ वाटर. सो वी कैन कैलकुलेट द वाटर हार्डनिंग by थ्रू दी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. हम EDTA का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हार्डनेस है वाटर की. तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ मच हार्डनेस इज देयर, देन वी कैन सॉफ्टन द हार्ड वाटर. तो हम EDTA का यूज करके वाटर की सॉफ्टनिंग को बढ़ा सकते हैं. Chelates they are also used in food industry to preserve the foods, fruit juices and food stuffs. ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का. और कॉमन जो कंपोनेंट हैं जो फर्टिलाइज़र हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं वो जनरली हम EDTA यूज़ कर सकते हैं, DTPA यूज़ कर सकते हैं. ये ऐसे एजेंट्स लिगेंड्स हैं जो कि कीलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जो हम एग्रीकल्चर है वहाँ पर जैसे अगर कोई पॉइजनस मेटल हमारे एग्रीकल्चरल लैंड में जैसे मरकरी है, आर्सेनिक है, लेड है, तो उनको हटाने के लिए वी कैन ऐड द कीलेटिंग लिगेंड्स लाइक EDTA, DTPA. तो उससे क्या होगा कि ये जो आयंस हैं उनको ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इनकी पॉइजनस को क्या करेगा, कम कर देगा. फिर इसका यूज है इन द मेडिकल एंड दे कैन बी यूज्ड टू सप्लीमेंट आयंस. ये इनका यूज किस में होता है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये कैसे लिगेंड है, कीलेटिंग लिगेंड. तो ये मेटल आयन के साथ कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं. तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर आयन किसी डिजीज में अगर देना है तो हम उसका कीलेट बनाकर उसको दे सकते हैं. तो आसानी से, या फिर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेटल पॉइजनिंग हो गई किसी के शरीर में, तो क्या कर सकते हैं हम उसको कोई कीलेटिंग लिगेंड दे दें जिससे कि वो मेटल कैन रिएक्ट विद द कीलेटिंग लिगेंड एंड दस इट कैन फॉर्म द कीलेट और वो फिर एक्सक्रीट हो सकता है. बिकॉज मेटल्स आर वेरी पॉइजनस एंड दे कैन नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. वो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट नहीं हो सकते हैं बल्कि क्या होता है, दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी. वो बॉडी में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं. इसलिए इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, कीलेटिंग लिगेंड्स. एंड दीज लिगेंड्स दे आर ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट द ऑटिज्म. देन कीलेट्स जो हैं वो उनकी केमिकल एप्लीकेशंस बहुत अधिक हैं. दे यूज्ड एज होमोजीनियस कैटालिस्ट. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. ओके. और ये जो कीलेट्स हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्री और दे आर ऑल्सो यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री. आप जानते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर पहले से ही इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जहाँ पर कीलेटिंग लिगेंड का बहुत बड़ा रोल है. जैसे हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है, क्लोरोफिल है प्लांट्स में, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन है. तो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जहाँ पर कीलेटिंग लिगेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये सब क्या है, कीलेट्स हैं. तो यानी हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर अंदर पहले से ही जो है वो कीलेट्स का इतना इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं. सो इन दिस वे द कीलेट्स आर वेरी यूजफुल. थैंक यू वेरी मच.